So this is lecture number 2. Already we have discussed lecture number 0 and lecture number 1 for the algorithm 2025 GATE syllabus. So lecture number 0 ऑलरेडी हो चुका है, लेक्चर नंबर 1 भी ऑलरेडी हो चुका है. यदि आपने नहीं देखा है, आपको लिंक मिल रही होगी डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख लो. और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको मिल रहा होगा, तो जाके आप ज्वाइन कर लो. ये पीडीएफ आपको वहीं पे मिल रही होगी. बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2. कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता दिया करो यार, पिछले वीडियोस में आपने कमेंट नहीं किए. लेक्चर नंबर 2 में हम देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स. एल्गोरिथम बना लेंगे, ठीक है. एक एल्गोरिथम हम बना लेंगे, उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. ठीक है. चलो, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सपोज दैट लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, एक्स प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम हो सकते हैं. तो ये हो गया एल्गो 1, और ये हो गया एल्गो 2, और ये हो गया एल्गो 3. सपोज दैट टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी हैव 3 एल्गोरिथम्स. ठीक है. अब इनमें से मुझे बेस्ट चूज करना है कि कौन सा एल्गोरिथम सबसे अच्छा होने वाला है मेरे लिए. तो कैसे चूज करूं? तो कुछ ना कुछ आप क्वालिटीज देखोगे एल्गोरिथम की, कि कौन सा एल्गोरिथम मेरे लिए बेस्ट होगा, कौन सा वर्स्ट होगा, कौन सा ठीक है ठाक है, कौन सा बहुत अच्छा है, कौन सा बहुत खराब है. उसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें एनालाइज करना पड़ेगा. तो अ प्रॉब्लम कैन हैव मोर देन वन एल्गोरिथम. सो बेस्ट एल्गोरिथम इज डिसाइडेड बाय 2 फैक्टर्स. बेस्ट एल्गोरिथम जो होती है 2 फैक्टर से डिसाइड की जाती है. पहला जो फैक्टर है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और दूसरा जो फैक्टर है वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. डरना नहीं है इन वर्ड्स से, इनको मैं इतना इजी कर दूंगा ना आपके लिए, सिंप्लीफाइड कर दूंगा कि आपको हलवा लगने लगेगा. तो कोई भी एल्गोरिथम हमारे पास है, तीनों एल्गोरिथम का हम टाइम देख लेंगे, फिर स्पेस देख लेंगे, और जिसमें कम टाइम लग रहा हो, कम जगह लग रही हो, कम स्पेस लग रही हो, वो एल्गोरिथम हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट एल्गोरिथम हो जाएगा. अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसमें एकदम घुस जाते हैं. चलिए डीप में जानते हैं. तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जानेंगे, फिर हम जानेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा होगा. सपोज दैट सी प्लस प्लस, सी, जावा या पाइथन, किसी भी लैंग्वेज में आपने क्या किया होगा, प्रोग्राम लिखा होगा. ठीक है. सपोज दैट मैं सी प्लस प्लस का लिखता हूँ, तो हैज इंक्लूड करके आप कुछ लिखते हैं आगे. आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस लिखते हो. यहाँ पे मेन फंक्शन होता है. मेन फंक्शन में सपोज दैट सिंपल मैंने प्रोग्राम लिखा, सी आउट हेलो. ठीक है. आपने प्रोग्राम लिख दिया किसी भी एडिटर में. सपोज दैट आपने कोड ब्लॉक्स में लिखा है. ठीक है. कोड ब्लॉक्स में लिखने के बाद ये प्रोग्राम सबसे पहले आप रन करेंगे, तो रन करने के कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम लेता है, और उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिखेगा हेलो. सपोज दैट 2.5 मिली सेकेंड आपको लगा. ठीक है. ये आउटपुट आने में जल्दी ही आ जाता है. 2.5 मिली सेकेंड बहुत कम टाइम होता है. एग्जैक्टली ये टाइम जो लगता है, ये कहाँ से आता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इसी को बोलते हैं कि जितना भी टाइम लगता है प्रोग्राम को रन करने में, उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है. अब ये प्रोग्राम और यहाँ आउटपुट आने में आपको 2.5 मिली सेकेंड टाइम लगा. इस बीच प्रोग्राम क्या क्या हुआ होगा, यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं. तो पहले जब आप प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन पे क्लिक करोगे, या कि रन पे, तो यहाँ पे प्रोग्राम सबसे पहले कंपाइल होता है, और फिर क्या होता है, रन होता है. तो नंबर 1 क्या होगा, कंपाइल होगा, और नंबर 2 क्या होगा, रन होगा. और कंपाइल और रन होने में जो टाइम लगता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को, उसको उस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं. सपोज दैट यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, तो सारे स्टेटमेंट को रन हो, एक स्टेटमेंट ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इन सारों को रन होने में जो टाइम लगा, कंपाइल इन रन होने में जो टाइम लगता है, उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. अच्छा, एल्गोरिथम क्यों लिखा मैंने, एल्गोरिथम मींस प्रोग्राम. एल्गोरिथम क्या है, रूल जो तुमने दिमाग में सोचा, उसके बाद तुमने उसको किस में लिख दिया, प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. इस तरह से, एक तरह से इसको बोलो सूडो कोड है ये. ठीक है. सूडो कोड है. तो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बोलो, प्रोग्राम की बोलो, एक ही बात है. ठीक है. तो ये है एक तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो यहाँ पे डेफिनेशन भी क्या लिखा है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर ईच स्टेटमेंट टू कंप्लीट. सपोज दैट you have a program, this one is your program that is starting from main, and you have written lot of sentences. ठीक है. तो इन सारे सेंटेंसेस को रन होने में जो टाइम लगता है, उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं. दैट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है. तो प्रोग्राम को रन होने से पहले क्या होना पड़ता है, कंपाइल. और जो आपको आउटपुट दिखता है स्क्रीन में, एक्चुअल आप रन करते हैं, तो प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले कंपाइल होना पड़ता है, फिर रन होना पड़ता है. और कंपाइल टाइम प्लस रन टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम और प्रोग्राम. सो टीपी, I am saying that time complexity of program is equal to CP plus RP, that is compile time, and RP is processor time. ठीक है.
तो टीपी क्या होता है, सीपी प्लस आरपी। अब ये मैंने क्यों नहीं बताया, ये बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो यार, जो तुम्हारा कंपाइलर है, जो तुम्हारा जब प्रोग्राम तुम्हारा कंपाइल होगा, जो प्रोग्राम तुमने लिखा है, सबसे पहले क्या होता है, कंपाइल होता है, फिर रन होता है। तो जो प्रोग्राम तुमने कंपाइल होने के लिए लिखा है, कंपाइल होने के लिए लिखा है, इसको कंपाइल करने के लिए कोई एक व्यक्ति चाहिए, उस व्यक्ति को बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर तुमने किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होगा। तो कंपाइल टाइम किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज ऑफ द कंपाइलर। आपने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, सपोज दैट कोई लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, किसी का एग्जीक्यूशन स्लो होता है, ये आप कंपाइलर डिजाइन जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो अगर मैंने फास्ट एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज से लिखा है, मतलब उसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है ना, तो उसमें कंपाइल टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड किससे करता है कंपाइल टाइम, कि आपने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है उसको कंपाइलर में एक्चुअली। ठीक है, बहुत बेसिक चीज, ये आपसे गेट में कोई नहीं पूछेगा। आपका बेसिक मतलब मैं एक क्या बेस बना रहा हूँ, आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बहुत मजा आएगा आपको। अब प्रोग्राम आपका एक्चुअल में जो रन होता है वो हार्डवेयर पे रन होता है ना, चार्ज के फॉर्म में तुम्हारे चार्ज दौड़ते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर की स्पीड है, मान लो प्रोसेसर है तुम्हारा, वो है मान लो कुछ स्पीड मान लो उसकी x है, और एक प्रोसेसर है उसकी स्पीड 2x है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोसेसर का जो स्पीड 2x है वो कम टाइम लेगा, और जिसकी स्पीड x है वो क्या लेगा, ज्यादा टाइम लेगा। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी, जो टाइम है प्रोग्राम को रन करने के लिए, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिपेंड करती है दो चीजों में, कंपाइल टाइम प्लस रन टाइम। तो टाइम किस पे डिपेंड करता है, कंपाइल पे, कंपाइल प्लस रन पे। दैट्स वेरी सिंपल थिंग ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट, कंपाइल टाइम प्लस रन टाइम फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। कंपाइल करने में और रन करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत ही सिंपल चीज। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का स्लाइड में लिखा है, लेकिन बता देता हूँ आपको। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सो अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस required to run a program is called स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। समझो बात को। सपोज दैट अगर तुमने अपनी लाइफ में कभी एरे सुना है, एरे, ठीक है, एरे, एरे क्या होता है, एरे एक कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रक्चर होता है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो एरे क्या होता है। ठीक है, ऐसे सपोज दैट एक प्रोग्राम है टू क्रिएट एन एरे, टू क्रिएट एन एरे ऑफ द साइज एन। तो आप जब एरे क्रिएट करेंगे तो आपको स्पेस कितने की साइज की बनानी है, एन की। तो यहाँ पे आपको स्पेस कितनी लगेगी, एन। तो आपको एन स्लॉट्स लगेंगे ना, स्लॉट्स, और इन स्लॉट्स की कुछ ना कुछ बाइट में साइज होगी। सपोज दैट 2 बाइट्स है हर एक स्लॉट की, तो यहाँ पे 2n बाइट आपको स्पेस लगने वाली है। इसको बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। अभी यहाँ पे इतना ही जानो आप टेंशन मत लो कि मुझे और अंदर यहाँ पे डीप में जाना है। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रियल लाइफ में न्यूमेरिकल टाइप में जाएंगे, तब आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा डीप में क्लियर होने वाला है। ठीक है, आगे के टॉपिक्स देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल चीजें जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर अपन एक्चुअल में जो गेट में आता है वो आपको मैं बताऊंगा। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मतलब कोई दिक्कत ना हो। आप कभी भी थ्योरेटिकल चीज आपको क्वेश्चन कोई पूछ लेता है घुमा फिरा के, तो आप बता पाओ कि हाँ एक्चुअली मुझे जीरो लेवल से एल्गोरिथम का यहाँ पे नॉलेज आपको मिल रहा है, मतलब तुम्हें नॉलेज है। ठीक है, अब देखो एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम की बात करें अगर, तो आप किसी भी एल्गोरिथम को दो तरह से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक फ्री स्लाइड लाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए एल्गोरिथम को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। आपने एक प्रोग्राम लिखा P1, ठीक है, P1 को आपने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो प्रोग्राम P1 आपका जो है कंप्लीट है, प्रोग्राम P1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। सो आफ्टर द कंप्लीशन यू हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज
कंपाइल प्लस रन देन एनालाइज। और पहले एनालाइज कर लो, फिर क्या कर लो, कंपाइल प्लस रन कर लो। तो तुम्हारे पास दो मेथड, दो चीजें, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। गॉड ने तुम्हें दो ऑप्शन दिया कि आपने एक प्रोग्राम P1 आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कंपाइल, या तो पहले एनालाइज कर लो प्रोग्राम को, और या फिर उसके बाद क्या कर लो, कंपाइल एंड रन कर लो। तो आपके पास प्लान 1 है, और दूसरा प्लान क्या है, आप पहले कंपाइल प्लस रन कर लो फिर एनालाइज कर लो। तो आपके पास प्लान 2 भी है। ठीक है, तो समझो बात को। जब आपने प्रोग्राम लिखा P1 और आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, प्लान 1 एंड प्लान 2। अब मैं प्लान 2 पे चलता हूं। पहले आपने कंपाइल कर लिया, रन कर लिया, ठीक है, आपने प्रोग्राम कंप्लीट करके कंपाइल एंड रन बटन पे प्रेस किया और आप वेट कर रहे हैं कि मेरा प्रोग्राम का आउटपुट आ जाए। तो प्रोग्राम का आउटपुट आ गया, ठीक है, आपको टाइम भी पता चल गया, आपने वेट किया घड़ी लगा के, चलो 2.4 मिली सेकेंड लगा। तो इस केस में, प्लान 2 के केस में, हम कंपाइल कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, फिर एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज कर रहे हैं मतलब हमको टाइम पता है, मैंने जैसे घड़ी लगा के रखी है, कंपाइल एंड रन में प्रेस किया, देखा कि 2.4 मिली सेकेंड का टाइम आया। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं, पहले कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं, देन एनालाइज कर लेते हैं। तो हमें पता चल गया कि 2.4 मिली सेकेंड हमारा टाइम आ चुका है। तो हम टाइम फाइंड आउट कर लिए इस प्लान 2 में। कैसे फाइंड आउट किए, ऐसे। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल टाइम पता चल गया कि कितना टाइम लगता है। ठीक है, अब मेन चीज जो है अब आती है, पूरा एल्गोरिथम तो चलने वाला है ना तुम्हारा, पूरा एल्गोरिथम वो प्लान 1 पे चलने वाला है। क्योंकि क्योंकि आगे समझेंगे। तो आप किसी भी प्रोग्राम को पहले ही एनालाइज कर लो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर मैंने प्रोग्राम तो लिखा ही, मतलब चलाया ही नहीं, कंपाइल एंड रन भी नहीं किया, तो कैसे एनालाइज करें उस प्रोग्राम को। जाहिर सी बात है, कैसे एनालाइज करें। तो ये एक है थ्योरेटिकल अप्रोच जो गेट में पूछी जाएगी। थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं पूछी जाएगी, इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो पूछे जाएंगे। कैसे, समझो। हम प्रोग्राम को एनालाइज कर लेंगे पहले, फिर कंपाइल और रन करेंगे। कैसे करेंगे वो बताता हूं आगे। ठीक है, तो हमारे पास प्लान 1 एंड प्लान 2 थे। तो ये पोस्टेरियरी जो हमारे पास है, प्लान 2 इसको बोल देते हैं हम। पोस्ट मतलब बाद में, और प्री मतलब पहले। ये हमारा क्या था, प्लान 1 था। ठीक है, चलो तो कैसे देखते हैं इसको, समझते हैं कि स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर एंड टाइप ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, प्लान 2 में हम क्या करते हैं, प्लान 2 में हम सबसे पहले कंपाइल प्लस रन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, उसको एनालाइज करते हैं, बट इन प्लान 2 व्हाट वी आर एनालाइजिंग फर्स्ट, देन कंपाइल प्लस रन। ठीक है, सो जब हम कंपाइल एंड रन कर लिए तो फिर एनालाइज कर रहे हैं, तो फाइनल हमको टाइम मिल रहा है 2.4 मिली सेकेंड एग्जाम्पल के लिए। तो फिर वही चीज है ना कि कंपाइल और रन करके कर रहे हो, मतलब किस पे डिपेंडेंट है, लैंग्वेज पे और टाइप ऑफ हार्डवेयर पे। ठीक है, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर एंड टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। जब कंपाइल एंड रन ही नहीं कर रहे हैं तो क्यों डिपेंडेंट होगा, पहले हम एनालाइज कर रहे हैं ना कंपाइल और रन करने के पहले। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। अभी अपने माइंड को काम रखो और पॉइंट्स को समझो, आगे और क्लियरिटी आएगी आपको। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, देखो ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा, थ्योरेटिकल चीज कोई नहीं पूछेगा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज की। इट विल गिव एग्जैक्ट आंसर। सही बात है, एग्जैक्ट आंसर आएगा तुम्हारा कि कितना टाइम लगा रन होने में, कंपाइल होने में। भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कंपाइल टाइम प्लस रन टाइम, तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। बट उस केस में ये क्या देगा, अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, और किसी फॉर्म में देगा आंसर, वो जानेंगे। इस फॉर्म में नहीं देगा, 2.4 मिली सेकेंड की फॉर्म में नहीं देखेंगे, नहीं देगा, वो जानेंगे। आपने सुना हो ऑर्डर ऑफ एन, थीटा ऑफ एन, ओमेगा एन, उस फॉर्म में देगा। नहीं सुना है, वेट, पेशेंस रखो। ठीक है, it does not use asymptotic notation to present the time complexity of an algorithm। भाई जब ये एग्जैक्ट आंसर दे रहा है, हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है, तो ये हमें asymptotic notation क्या देगा, it uses the asymptotic notations to represent how much time the algorithm will take in order to complete its execution। तो यहाँ पे asymptotic notation क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ विगो, ओमेगा, थीटा, स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा। ये है पूरा एल्गोरिथम तुम्हारा, यहाँ पे पूरा एल्गोरिथम चलने वाला है आगे। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। देखो ये थ्योरेटिकल चीज है, थोड़ा डरो मत, आगे सब कुछ समझ में आएगा तुम्हें।
द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम यूजिंग अ पोस्टेरियरी एनालिसिस डिफर फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। सिंपल सी बात है, सिस्टम टू सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर की बात हो गई। अब मान लो मैंने एक प्रोग्राम को रन किया एक सिस्टम में जहां पे प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और प्रोसेसर की स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो सिस्टम टू सिस्टम क्या करता है, वेरी करता है। सिंपल चीज, क्योंकि हम कंपाइल एंड रन करके बाद में एनालाइज कर रहे हैं, बाद में टाइम पता कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम यूजिंग अ प्रायोरी एनालिसिस इज सेम फॉर एवरी सिस्टम, क्योंकि हम सिस्टम में जा ही नहीं रहे हैं, पहले ही हम क्या कर ले रहे हैं, एनालाइज कर ले रहे हैं। सिंपल चीज। ठीक है, तो चौथा पॉइंट हो गया हमारा। पांचवा पॉइंट, हाँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर एंड डिपेंडेंट इन टाइप ऑफ हार्डवेयर, ये हो चुका। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर एंड टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, ये पहला ही पॉइंट था। इट विल गिव एग्जैक्ट आंसर, इट विल गिव एप्रोक्सीमेट आंसर, यही हुई चीज है। एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारा, आगे ही ऊपर के पॉइंट कॉपी पेस्ट हो गए तो इनको काट सकते हो तुम, ऊपर के ही पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो गए, कॉपी पेस्ट हो गए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अब आपको ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो तुम्हारा होने वाला है ना चीज, वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यहाँ से गेट के क्वेश्चंस आना शुरू होंगे, गेट क्वेश्चंस। वी विल सॉल्व क्वेश्चंस आल्सो, डोंट वरी, along with the lectures we will solve questions also, don't worry about that। तो हमने पोस्टरी एल्गोरिथम में जो देखा, पोस्टरी एल्गोरिथम में जो देखा, प्लान 2 में जो देखा, प्लान 2 में क्या था कि हम क्या करेंगे, हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, प्रोग्राम को रन करने के लिए कंप्यूटर होना चाहिए। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा, मान लो एक्स, ऐसा कुछ प्रोग्राम लिख दिया मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट से। ठीक है, उसको रन कर लिया, रन करने के बाद हमें 2.6 मिलीसेकंड टाइम आ गया, वो था प्लान 2 वाला, पोस्टरी एल्गोरिथम था। ठीक है, तो अगर तुम्हारे एग्जाम में मान लो आता है, एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन कि एक प्रोग्राम है, आपको टाइम बताना है। एग्जाम में तुम्हारे पास कंप्यूटर तो होगा बट तुम प्रोग्राम को चला नहीं पाओगे, केवल अपना पेपर दे सकते हो। तो एग्जाम में तो तुम बता नहीं पाओगे कितना टाइम लग रहा है किसी भी प्रोग्राम को चलने के लिए। तो कैसे बताओगे भैया, कुछ ना कुछ तो मेथड होगी, वही है प्रायोरी एनालिसिस। प्लान 1 जो था ना हमारा, प्लान 1, ये है प्लान 1, और प्लान 1 पे पूरा तुम्हारा टिकने वाला है गेट। ठीक है, प्लान 1 ही तुम्हारा क्या है, गेट है। थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो प्रायोरी एनालिसिस करेंगे हम पहले। प्रायोरी एनालिसिस करने के पहले पेशेंस रखो, थोड़ा सा ध्यान रखो, और यहाँ पे एकदम डेडिकेशन के साथ पढ़ो। नोटेशंस की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो प्रायोरी एनालिसिस करने के लिए हमने कुछ कुछ चीजें बना रखी है, कुछ हमने रूल्स बना रखे हैं, रूल्स। ठीक है, और रूल्स में हमारे पास मतलब एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये क्या है, थ्योरेटिकल अप्रोच, थ्योरेटिकल मेथड बोल सकते हो इसको। ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर, नो एग्जैक्ट आंसर, यहाँ पे नो एग्जैक्ट आंसर, नो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये थ्योरेटिकल अप्रोच। ठीक है, ये सही लग रहा है, एरे वाला मुंह मोटा सा मार्कर। ठीक है, तो हमें जानना है नोटेशंस, पहले जानना है बिग ओ क्या होता है, ओमेगा क्या होता है। ये बिग ओ का नोटेशन हो गया, ये ओमेगा हो गया, ये थीटा हो गया। डरो मत इन सिंबल से, मैं समझाऊंगा एकदम बिल्कुल डेप्थ में समझाऊंगा कि बिग ओ क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, थीटा क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए तुम पेशेंस रखो। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, तो स्लाइड्स खत्म हो गई है, फिर भी मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन समझाने के लिए। ठीक है, सपोज दैट मैंने एक प्रोग्राम लिखा, क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to n नंबर्स। ठीक है, ये हमारा एक प्रोग्राम है। अब समझो बात को, समझना। ठीक है, तो हम पोस्टरी जो था, प्लान 2 था, उसमें क्या करते हैं हम, पूरा अगर प्रोग्राम लिखे, मैं अगर सी लैंग्वेज में लिखता हूं तो हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, जो भी है तुम्हारा, मतलब मैं सूडो कोड लिख देता हूँ मेन, फिर हम लिख देते हैं इंट एन, स्कैनएफ के थ्रू ले लोगे इस एन को, जो भी तुम्हारा यहाँ पे अंदर होता है मेथड लिख सकते हो स्कैनएफ के थ्रू। फिर क्या करोगे, स्कैनएफ के थ्रू तुम ले लोगे नंबर, फिर क्या करोगे, लूप चलाओगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस। ये बहुत बेसिक चीज है यार। ठीक है, और यहाँ पे तुम प्रिंट कर दोगे, यहाँ पे प्रिंट कर दोगे आई को। अब समझो बात को, अभी ये मतलब मैं प्रोग्राम अपने लिए लिख रहा था, तुम समझ लो पहले फिर लिख लेना। ठीक है, तुम एन नंबर लिए, कोई भी नंबर,
अब ये तुम्हारी लूप जो है, लूप, ये क्या है, लूप है, फॉर लूप है ये क्या है, लूप है। थोड़ा ज्यादा ही थिक हो गया ये। चलो, तो लूप जो है, लूप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सोल है, आत्मा है, ठीक है। तो ये लूप देखो कितनी बार चलेगी, इस दिमाग लगाओ। ये लूप पहले आई बराबर वन, मतलब तुम्हें एक से एन तक प्रिंट करना है ना, तो पहले आई की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, फिर कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, फिर थ्री हो जाएगी, फिर फोर हो जाएगी, फिर फाइव हो जाएगी, लास्ट में क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। तो ये लूप कितनी बार चलने वाली है, एन टाइम्स। तो ये प्रोग्राम कितनी बार चलेगा, एन टाइम्स। कितनी बार चलेगा, एन टाइम्स, ठीक है। तो ये टाइम एन टाइम्स चलेगा। अब ये बताओ, कोई गुंजाइश है कि ये प्रोग्राम एन माइनस टू टाइम्स चले? नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बोल रखा है नंबर हमें एक से एन तक ही प्रिंट करना है, तो प्रोग्राम कितना चलेगा, एन टाइम्स। तो ये जो मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम कितने टाइम चलेगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम चलेगा एन टाइम्स, ठीक है। तो बिग ओ क्या बोलता है, आप समझो, बिग ओ क्या बोलता है, बिग ओ बोलता है मैक्सिमम टाइम। बिग ओ बोलता है मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम। और मैं इसको लिख दूंगा ओमेगा ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन। मतलब क्या है बिग ओ का, अब समझो। किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को चलने के लिए वो मैक्सिमम कितने टाइम्स चलेगा, मैक्सिमम एन टाइम्स, ठीक है। मैक्सिमम कितने टाइम चलेगा, एन टाइम्स। और मिनिमम कितने टाइम चलेगा, भाई मिनिमम का केस ही नहीं है ना, एक से एन तक तो चलना है, ये मिनिमम भी कितना चलेगा, एक, ओमेगा ऑफ एन। तो बिगो, ये क्या है, मिनिमम केस, ठीक है। और थीटा क्या है, एवरेज केस। थीटा क्या है, एवरेज केस। तो एवरेज भी भाई, वो प्रोग्राम तो हमेशा एक से एन तक चल रहा है ना, तो जब मिनिमम बराबर है मैक्सिमम की, तो एवरेज तो सेम ही आना है। तो जो बिग, मेरा कहने का मतलब क्या था इस पर्टिकुलर चीज से, अभी तुम केवल इतना समझो, लास्ट में जो मैंने बताया सब कुछ अगर तुम भूल जाते हो, तुम अभी के लिए इतना समझो, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, अभी के लिए, कि बिग ओ जो होता है, बिग ओ जो होता है, बिग ओ जो होता है, दैट इज मैक्सिमम केस। और यहाँ पे ओमेगा जो होता है, बिग ओमेगा जो होता है, वो होता है मिनिमम केस। और यहाँ पे जो थीटा होता है, थीटा, वो होता है एवरेज केस। दैट्स इट। ये चीज तुम याद रखो, और कुछ मत याद रखो इस स्लाइड में जो भी मैंने बताया है। वैसे पढ़ना तो सब कुछ है, मतलब बहुत अच्छी चीज है अगर आपको याद रहती है। बस हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा, और एक चीज और होती है स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा। ये सब सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले क्या जानना है, बेसिक चीजें जो आपको प्री रिक्वेस्ट में जाननी है। सबसे पहले आपको लूप जानना है, लूप, और थोड़ा सा जान लेना एरे क्या होता है, थोड़ा सा जान लेना लिंक लिस्ट क्या होता है, ठीक है। और बस इतना जान लो यार, फिर मैं बताऊंगा। अभी लूप, एरे और लिंक लिस्ट जाके एक बार देख लो, है ना, कि होती क्या चीज है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम लेक्चर दिल्ली लेके आएंगे, ठीक है। और जब भी लेक्चर नहीं आएगा तो आपको बता दिया जाएगा रीजन क्या है। और ये पीडीएफ आपको लिंक मिल रही होगी आपको डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ टेलीग्राम चैनल है, डाउनलोड कर लो, और लिंक जो है, मतलब ग्रुप ज्वाइन कर लो, और ये पीडीएफ जो है ले लो वहाँ से जाके, ठीक है। और अगर तुम्हें लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बिल्कुल बताओ और बेझिझक, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, 3 के लिए बाय बाय। सॉरी, लेक्चर नंबर ये 2 था, 0 से स्टार्ट किया हमने, 0 1 2, तो 2 ये है। हम मिलेंगे 3 पे, बाय।